वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड क्या होता है ये हम देखते हैं। डीएनए से डीएनए बनाने का प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है और डीएनए से एमआरएनए बनाने का प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है। तो जो हमने ट्रांसक्रिप्शन इसके पहले वाले वीडियो उसमें एमआरएनए जो बनाया था उसमें न्यूक्लियोटाइड के कुछ सीक्वेंसेस पाए जा रहे थे और उन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस में नाइट्रोजन बेसेस पाए जा रहे थे जिनमें से था एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। और डीएनए में अगर हम न्यूक्लियोटाइड देखें तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन था उसमें। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है जो एमआरएनए पर प्रेजेंट थे, ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस क्या करते हैं, कोड करते हैं एक पार्टिकुलर अमीनो एसिड को जिससे हमारा प्रोटीन बनता है और इसी कोड को हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड जो करता है उसे हम बोलते हैं कोडान। तो कोडान क्या होता है ये हम देखते हैं। तो कोडान जो होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जो एमआरएनए पर प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करने का काम करता है जिससे हमारा प्रोटीन बनता है और इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। तो यहाँ पे एमआरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस बने हैं वो कोड करते हैं अमीनो एसिड के सीक्वेंस को जिससे हमारा प्रोटीन बनता है और हमारे पूरे बॉडी में 20 तरह के प्रोटीन बनाए जाते हैं और जिनको बनाने का काम कौन करता है, ये कोडान ही करते हैं। अब हम देखते हैं कोडान के बारे में। तो कोडान जो हमारे होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट का मतलब होता है ये 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में पाए जाते हैं। तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में क्यों पाए जाते हैं ये हम देखते हैं। तो हमारा पूरा अवेलेबल जो न्यूक्लियोटाइड है वो 4 है और तो हमें 20 अमीनो एसिड को कोड करना है इन 4 न्यूक्लियोटाइड से। तो 4 न्यूक्लियोटाइड का अगर हम एक एक का सेट लेंगे, अगर एक एक न्यूक्लियोटाइड एक एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे तो 4 कोडान बनेंगे और 4 कोडान से 20 अमीनो एसिड को कोड नहीं किया जा सकता। उसके बाद हम दो दो का पेयर लेंगे तो इसका हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 16 कोडान बनेंगे। जो 16 कोडान वो भी 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम 3-3 का सेट लेते हैं। 3-3 का सेट अगर लेते हैं तो हमारा 64 कोडान बनता है और 64 कोडान अवेलेबल है पूरे 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए। तो जो हमारा जेनेटिक कोड होता है वो ट्रिपलेट नेचर का होता है। जो हमारा कोडान होते हैं वो 3 के सेट में पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, एक अमीनो एसिड को कोड करने का काम करते हैं। तो ये रहा हमारा जेनेटिक कोड। अब हम देखते हैं जेनेटिक कोड के फीचर्स। अब हम देखते हैं जेनेटिक कोड के फीचर्स। तो जेनेटिक कोड का जो फर्स्ट फीचर होता है ट्रिपलेट इन नेचर। तो जेनेटिक कोड जो होता है ट्रिपलेट नेचर का होता है और जेनेटिक कोड में 64 कोडान प्रेजेंट होते हैं जो 20 अमीनो एसिड को कोड करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कोडान का एग्जाम्पल लिया है AUG। ये क्या करता है, मेथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करने का काम करता है और इसे स्टार्ट कोडान भी कहते हैं। अब हम देखते हैं जेनेटिक कोड का जो सेकेंड फीचर है वो होता है नियरली यूनिवर्सल। तो जेनेटिक कोड जो होता है वो नियरली यूनिवर्सल होता है। इसका क्या मतलब होता है ये हम समझते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कोडान लिया हुआ है। ये कोडान क्या करता है, फेनिल एलानिन को कोड करने का काम करता है। तो ये कोडान अगर बैक्टीरिया में भी पाया जाता है तो फेनिल एलानिन को ही कोड करेगा और हम ह्यूमंस में भी पाया जाएगा तो भी फेनिल एलानिन को ही कोड करेगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं GAG एक कोडान है और ये कोडान क्या करता है, ग्लूटामेट को कोड करने का काम करता है। अगर हमारे अंदर ये ग्लूटामेट को कोड कर रहा है तो अगर बैक्टीरिया में ये कोडान पाया जाता है तो उसमें भी ग्लूटामेट को ही कोड करने का काम करता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है ये हम देखते हैं। तो इसका ज़्यादातर यूज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में कैसे इसका यूज करते हैं ये हम देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है इंसुलिन। तो इंसुलिन हमें बनाना है, इंसुलिन की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। तो इंसुलिन को कोड करने के लिए हम बैक्टीरिया में इंसुलिन का कोडान निकाल करके बैक्टीरिया में डाल देते हैं और बैक्टीरिया भी सेम इंसुलिन वाले एमिनो एसिड को ही कोड करता है और उस इंसुलिन को हम कल्चर करके ह्यूमंस में इंजेक्ट करते हैं जिससे हमारे इंसुलिन की कमी को पूरा किया जा सकता है। और दूसरा एग्जाम्पल लिए क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन हम इसका कोडान ले लेते हैं और इसको कोड करके बैक्टीरिया में फिर हम प्लांट में इंजेक्ट कराने का काम करते हैं। तो ये है इसका सिग्निफिकेंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फीचर। अब हम देखते हैं जेनेटिक कोड का नेक्स्ट फीचर। तो जेनेटिक कोड जो होता है वो डीजेनरेट नेचर का होता है। डीजेनरेट का क्या मतलब होता है ये हम देखते हैं। जेनेटिक कोड में हमारे 64 कोडान प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, 20 अमीनो एसिड को कोड करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज़्यादा कोडान प्रेजेंट होते हैं।
फॉर एग्जांपल के लिए हम लिए हैं यू यू यू, ये एक कोडॉन है और ये क्या करता है, फेनिल एलानिन को कोड करने का काम करता है। और फेनिल एलानिन को कोड करने के लिए एक और कोडॉन है यू यू सी, ये भी क्या करता है, फेनिल एलानिन को ही कोड करता है। तो एक से अधिक कोडॉन प्रेजेंट होते हैं एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए। अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जांपल GAA, ये क्या करता है, ग्लूटामेट अमीनो एसिड को कोड करता है। और ग्लूटामेट अमीनो एसिड को कोड करने के लिए एक और कोडॉन है GAG, ये भी ग्लूटामेट अमीनो एसिड को ही कोड करता है। तो एक से अधिक हमारे कोडॉन प्रेजेंट होते हैं एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए। तो हमारा जो डीजनरेट नेचर है इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस या फिर क्या एप्लीकेशन है, ये हम देखते हैं। तो ये क्या करता है, म्यूटेशन की रेट को कम कर देता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे लिए हैं एक कोडॉन यू यू यू, इस यू में अगर म्यूटेशन हो जाता है, यू की जगह पे सी आ जाता है, तो इसमें अमीनो एसिड में कोई चेंज नहीं होता है, भले ही न्यूक्लियोटाइड में चेंज क्यों ना हो। तो ये क्या करता है, म्यूटेशन की रेट को कम कर देता है। अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। तो GAA ये क्या करता है, ग्लूटामेट अमीनो एसिड को कोड करने का काम करता है। अगर हमारे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में यहाँ पे चेंज हो जाता है, एक जगह पे G आ जाता है, फिर भी अमीनो एसिड में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये रहा इसका सिग्निफिकेंस, ये क्या करता है, म्यूटेशन की रेट को कम कर देता है। अब हम देखते हैं मैक्सिमम अमीनो एसिड को कोड करने के लिए कितने कोडॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ल्यूसीन अमीनो एसिड है और इस अमीनो एसिड को कोड करने के लिए मैक्सिमम कोडॉन 6 प्रेजेंट होते हैं, ये कोड करते हैं अमीनो एसिड को। तो अमीनो एसिड जो ल्यूसीन होता है उसके लिए 6 कोडॉन प्रेजेंट होते हैं। और ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड जो होता है उसके लिए केवल एक ही कोडॉन प्रेजेंट होता है जो है UGG। और जो मेथियोनिन है इसको भी कोड करने के लिए एक ही कोडॉन प्रेजेंट होता है, ये होता है AUG। अब हम देखते हैं बोबल हाइपोफाइसिस क्या होता है या फिर बोबल बेस क्या होता है। तो जो हमारा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ये जो कोडॉन है इसमें 3 नाइट्रोजन बेसेस पाए जा रहे हैं। और कोडॉन का थर्ड जो न्यूक्लियोटाइड है उस सीक्वेंस में अगर चेंज आ जाता है लेकिन न्यूक्लियोटाइड में कोई चेंज नहीं आता है, तो इस थर्ड बेस को ही हम बोलते हैं बोबल बेस और इस प्रोसेस को बोलते हैं बोबल हाइपोफाइसिस। तो ये रहा हमारा बोबल हाइपोफाइसिस। अब हम देखते हैं जेनेटिक कोड का नेक्स्ट फीचर। तो जेनेटिक कोड जो होता है वो अनएम्बिगुअस या फिर स्पेसिफिक होता है। इसका क्या मतलब होता है ये हम समझते हैं। यहाँ पे mRNA का सीक्वेंस है, यहाँ पे कोडॉन प्रेजेंट है mRNA पे, यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन है, यहाँ पे स्टॉप कोडॉन है, और ये जो हमारे हैं सारे कोडॉन प्रेजेंट है जो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो इस सीक्वेंस में GAG 2 बार आया हुआ है। तो ये 1 बार आए या 2 बार आए या फिर 4 बार आए, सब जगह पे ये ग्लूटामेट को ही कोड करेगा। यहाँ पे भी ग्लूटामेट को कोड करेगा और यहाँ पे आया तो भी ग्लूटामेट को ही कोड करेगा। चाहे जितनी बार भी सीक्वेंस में आए ये ग्लूटामेट को ही कोड करेगा, किसी और अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट फीचर जेनेटिक कोड का। ये कॉन्टिगुअस मैनर में इसे पढ़ा जाता है और इसमें कोई पंक्चुएशन, कामा या फिर सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। जैसे हमारे एक mRNA का एग्जाम्पल लिए हैं, ये एक नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस है और इसमें हमारे कोडॉन प्रेजेंट है। तो इसमें हमारा कहीं पे भी कामा का यूज नहीं करते हैं। और कॉन्टिगुअस मैनर का मतलब ये होता है कि जो हमारा एक कोडॉन है उसके जस्ट खत्म होने के बाद हमारा सेकेंड कोडॉन स्टार्ट हो जाता है, और इसको दिखाने के लिए हमें किसी भी तरह का कामा, स्टॉप या फिर सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये एक ख़त्म होने के बाद दूसरा कोडॉन स्टार्ट हो जाता है। तो ये रहा हमारा जेनेटिक कोड और उसके फीचर्स। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं जेनेटिक कोड का नेक्स्ट फीचर। तो जेनेटिक कोड जो होता है वो नॉन ओवरलैपिंग होता है। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है एक कोडॉन का न्यूक्लियोटाइड दूसरे कोडॉन के न्यूक्लियोटाइड के साथ ओवरलैप नहीं हो सकता, मिक्स नहीं हो सकता। इसका एक्सेप्शन है, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें ओवरलैपिंग होता है। तो हमने एग्जाम्पल के लिए एक mRNA लिया हुआ है, उस पर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है और इस पर 3 कोडॉन प्रेजेंट है। अगर इनमें ओवरलैपिंग होता है तो कितने कोडॉन बनते हैं ये हम देखते हैं। तो ये हमारा AUG है, इनमें अगर ओवरलैप होगा तो सेकेंड हमारा कोडॉन बनेगा UGC। फिर इनमें अगर ओवरलैप होगा तो बनेगा GCA। फिर हमारा CAG बनेगा। फिर इन तीनों में ओवरलैप होगा तो बनेगा AGG। फिर इनमें अगर ओवरलैप होगा तो बनेगा GGA। फिर इनमें ओवरलैप होगा तो बनेगा GAG।
तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कोडॉन बने 3 हमारे कोडॉन से, अगर इनमें ओवरलैपिंग होता है तो इनको निकालने के लिए एक फार्मूला है n-2। तो n जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है, तो हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है, 9 में से हम माइनस करेंगे 2, तो यहाँ पे n इक्वल टू हो जाएगा 7। तो हमारे 7 कोडॉन इस तरह से हम निकाल सकते हैं ओवरलैपिंग का। तो वायरस में ओवरलैपिंग होता है, जिसके वजह से वायरस में बहुत जल्दी म्यूटेशन होता है, जिसके कारण नए नए वेरिएंट्स आते रहते हैं। जैसे हम कोरोना वायरस को अगर देखें तो कोरोना वायरस में इन्हीं कोडॉन के चेंज होने की वजह से ही उनमें म्यूटेशन बहुत जल्दी हो रहा है और उनमें नए नए वेरिएंट्स बन रहे हैं। तो ये रहा हमारा ओवरलैपिंग के फीचर्स। अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं स्टार्ट कोडॉन क्या होता है और स्टॉप कोडॉन क्या होता है। स्टार्ट कोडॉन वो होता है जहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है, और स्टॉप कोडॉन वो होता है जहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। और जो स्टार्ट कोडॉन है वो है AUG। ये क्या करता है, मेथियोनिन को कोड करता है। और प्रोकैरियोट्स या फिर बैक्टीरिया में हम देखें तो इनिशिएटर कोडॉन जो है वो AUG है, और ये कोड करता है फॉर्मिल मेथियोनिन को। और जबकि यूकैरियोट्स में AUG मेथियोनिन को कोड करता है। माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में अगर हम देखें तो AUG के जगह पे GUG पाया जाता है। ये भी एक इनिशिएटर कोडॉन की तरह काम करता है, और ये GUG जो होता है वो फॉर्मिल मेथियोनिन को कोड करने का काम करता है। अब हम स्टॉप कोडॉन को देखते हैं। तो स्टॉप कोडॉन 3 होते हैं, UAA, UAG, UGA। और ये क्या करते हैं, किसी भी टाइप के अमीनो एसिड को कोड करने का काम नहीं करते हैं, और इन्हें नॉनसेंस या फिर नॉन कोडिंग कोडॉन भी बोलते हैं। और ये टर्मिनेट कर देते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने का काम करते हैं। तो ये रहा हमारा स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन। तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं जेनेटिक कोड में म्यूटेशन क्या होता है, ये हम देखते हैं। चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज हो जाना ही म्यूटेशन कहलाता है। और म्यूटेशन की डिस्कवरी किसने की थी, तो साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी ब्रिज। इन्होंने म्यूटेशन की डिस्कवरी की थी, और वो डिस्कवरी उन्होंने एक प्लांट पे की थी, ओमनियोथेरा लेमार्कियाना, और इसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं इवनिंग प्रिमरोज। और न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है उसमें चेंज होता है, वो चेंज कई टाइप का हो सकता है। वो चेंज रेंडम भी हो सकता है, हेरिटेबल भी हो सकता है, और जो हमारा म्यूटेशन है वो हार्मफुल भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है। मोस्टली जो हमारे म्यूटेशन होते हैं वो हार्मफुल होते हैं और मोस्टली रिसेसिव होते हैं। अब हम देखते हैं इसके आगे। अब हम देखते हैं म्यूटेशन के टाइप्स। तो म्यूटेशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो पॉइंट म्यूटेशन होता है, और सेकेंड जो होता है उसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन को जीन म्यूटेशन भी बोलते हैं, या फिर इसे सब्स्टिट्यूशन या फिर रिप्लेसमेंट म्यूटेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का रिप्लेसमेंट हो जाता है, जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है उसका रिप्लेसमेंट होता है। जैसे यहाँ पे एक mRNA है, इसमें न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस यहाँ पे है, और यहाँ पे G के जगह पे A आकर के यहाँ पे रिप्लेस हो गया है, और इसी म्यूटेशन को बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट होता है ट्रांजिशन म्यूटेशन, सेकेंड होता है ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। ट्रांजिशन म्यूटेशन में क्या होता है, प्यूरिन के साथ रिप्लेसमेंट होता है, और जबकि ट्रांसवर्जन म्यूटेशन में प्यूरिन का पिरिमिडिन के साथ म्यूटेशन होता है। तो ये रहा हमारा पॉइंट म्यूटेशन। अब हम देखते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को गिब्रिस म्यूटेशन भी बोलते हैं, इसे एडिशन डिलीशन म्यूटेशन भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो ऐड हो जाते हैं या फिर डिलीट हो जाते हैं, और ऐसे म्यूटेशन को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और इसको हम एग्जांपल लेकर के समझते हैं। अब हम देखते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में न्यूक्लियोटाइडों का एडिशन एंड डिलीशन करते हैं, जिससे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज आ जाता है, और इस चेंज को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एक एविडेंस शो करता है जेनेटिक कोड का ट्रिपलेट होने का। तो ये रहा हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसमें हम ऐड करके देखते हैं तो कैसे हमारे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे G के जगह पे हम C ऐड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं C जब ऐड हो जाता है तो हमारा न्यूक्लियोटाइड का जो ये सीक्वेंस है ये कैसे चेंज हो जाता है। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है C को। तो अब हमारा जो mRNA का सीक्वेंस बनेगा तो AUG, G के जगह पे हमारा C आ जाएगा, CAG, UUU, UACUGA। तो अब हमारा सीक्वेंस ये हो गया, ये पूरा सीक्वेंस ही चेंज हो गया है। तो इस टाइप के म्यूटेशन को हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन।
अब यहाँ पे हम जी को डिलीट कर देते हैं, डिलीशन हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम जी को डिलीट कर देते हैं, जी को हम डिलीट कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं डिलीशन करके। तो डिलीशन में हम यहाँ पे जी को डिलीट कर देते हैं और जी को डिलीट करते हैं तो देखते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में क्या चेंज आ रहा है। तो अब हम देखते हैं हमारा सीक्वेंस अब क्या बनेगा। तो ए यू जी जी ए, यहाँ पे जी डिलीट हो गया है तो जी के जगह पे अब यू 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 आ जाएगा और यू ए सी यू जी ए। तो अब ये सीक्वेंस कुछ ऐसा बन गया है। तो ये पूरा सीक्वेंस ही चेंज हो गया है और इस चेंज को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो भी म्यूटेशन हो रहा है और यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं तो भी म्यूटेशन हो रहा है। तो एडिशन एंड डिलीशन म्यूटेशन को हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ये रहा हमारा म्यूटेशन। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं पॉइंट म्यूटेशन के टाइप्स। तो इसके पहले हमने जो पॉइंट म्यूटेशन के टाइप्स देखे थे वो प्यूरिन एंड पिरिमिडिन के बेस पे था और ये अमीनो एसिड में चेंज होने के बेस पे हम देख रहे हैं पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो साइलेंट या फिर सेम सेंस म्यूटेशन, सेकेंड जो होता है मिस सेंस म्यूटेशन एंड थर्ड जो होता है वो नॉन सेंस म्यूटेशन होता है। साइलेंट या फिर सेम सेंस म्यूटेशन ये जेनेटिक कोड के डीजेनरेसी नेचर की वजह से होता है। डीजेनरेसी में क्या होता है, अमीनो एसिड जो था वो चेंज नहीं होता है भले ही न्यूक्लियोटाइड में चेंज क्यों ना हो जाए। तो इसका एग्जांपल से हम समझते हैं, ये जी एक कोडॉन है, ये ग्लूटामेट को कोड करता है। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाता है, जी की जगह पे ए आ जाता है, तो इसमें म्यूटेशन होने के बाद भी हमारा अमीनो एसिड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। इस टाइप के म्यूटेशन को बोलते हैं साइलेंट या फिर सेम सेंस म्यूटेशन। अब देखते हैं मिस सेंस म्यूटेशन क्या होता है। तो मिस सेंस म्यूटेशन द चेंज इन अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में चेंज होने वाले म्यूटेशन को बोलते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। जैसे यहाँ पे जी ये ग्लूटामेट अमीनो एसिड को कोड करता है। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाता है तो यहाँ पे हो जाता है जी ये वैलिन को कोड करने लगता है। तो यहाँ पे अमीनो एसिड के सीक्वेंस में अगर चेंज हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। अब थर्ड जो है नॉन सेंस म्यूटेशन, ये क्या करता है, टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन। तो इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस ही रुक जाता है। इस तरह के म्यूटेशन को बोलते हैं नॉन सेंस म्यूटेशन। जैसे यहाँ पे जी है, ये ग्लूटामेट को कोड करता है। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाता है, जी की जगह पे यू आ जाता है, तो ये एक स्टॉप कोडॉन है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है और इस टाइप के म्यूटेशन को बोलते हैं नॉन सेंस म्यूटेशन। तो ये रहा हमारा जेनेटिक कोड एंड म्यूटेशन। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।